हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो हमने अपना क्लास 11th इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था, जो कि था हमारा डिमांड। उसकी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डिमांड क्या होता है। उससे पहले हमने देखा था डिजायर क्या होता है, वांट क्या होता है। देन हम आए थे डिमांड। फिर डिमांड हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। फिर हम आए थे उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स के बाद हमने पढ़े थे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल से पहले डिमांड फंक्शन क्या होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज की क्लास में हमारा मेन मोटिव है कि हमारे पास डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल, तो सिंपल सी बात, जब भी हम अपनी डिमांड को एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं उसी को? डिमांड शेड्यूल। जैसे सिंपल सा क्या बोला मैंने, इट रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट ऑफ डिमांड एट वेरियस क्वांटिटी एट सिंपल सी, बहुत सिंपल भाषा में, जब भी मैं अपनी डिमांड को टेबुलर स्टेट इट रेफर्स टू प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इन टैबुलर फॉर्म। इट रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट ऑफ डिमांड। ऐसे भी सिंपल कह सकते हैं, जब भी मैं डिमांड को टैबुलर स्टेटमेंट में प्रेजेंट करता हूं तो उसको मैं क्या कहता हूं? टैबुलर स्टेटमेंट। अब इसके अंदर भी दो चीज आती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा आएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मतलब जब हम अपनी डिमांड को क्या कहेंगे, इसको इट रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जब मैं किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको मैं क्या कहूंगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जब मैं पूरे सभी इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर उनकी डिमांड को रिप्रेजेंट करूंगा टेबुलर फॉर्म में, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? मार्केट डिमांड। इसको बोलेगा इट refers to tabular statement of market demand, tabular statement of market demand। अब मैं इसका आपको डायग्राम बनाता हूं। जैसे सिंपल मैं इसका टेबल बना देता हूं। टेबुलर प्रेजेंटेशन बोल रहा है ना, तो टेबल क्या है? प्राइस, क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी किसकी? एक की बात कर रहा है। ये मान लो हाउस ए है, एक कंज्यूमर की बात कर रहा है, तो प्राइस होगा 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। मैंने ये क्या करा है? मैंने सिंपल सा इंडिविजुअल की डिमांड को क्या करा है? टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या बन गया? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब ऐसे ही प्राइस, क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी, हाउस ए, हाउस बी, और ये टोटल मार्केट डिमांड। इनका सम क्या आएगा? मार्केट डिमांड। कैसे? मान लो प्राइस था 5 4 3 2 1। अब हाउस ए तो डिमांड कर रहा है 1 2 3 4 5, ये कर रहा है 3 4 5 6 7। मतलब जब प्राइस 5 है तो हाउस कस्टमर ए एक की डिमांड कर रहा है और कस्टमर जो दूसरा कस्टमर है 3 की डिमांड कर रहा है, तो दोनों को मिला के मार्केट डिमांड कितनी जाएगी? 4 की। ऐसे जब प्राइस 4 है तो ये 2 + 4 6 की डिमांड हो रही है। जब 3 है तो 3 + 5 8 की डिमांड हो रही है। जब 2 है तो 2 + 4 + 6 10 की डिमांड हो रही है। जब प्राइस 1 है तो 5 + 7 12 की डिमांड हो रही है। इट मीन्स
मार्केट डिमांड में हम जो टेबल बनाते हैं सभी कस्टमर का टेबल बनाते हैं, मतलब जितने भी कंज्यूमर होते हैं उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे आएंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पर आएंगे जो कि हमारा डिमांड कर्व। क्या है हमारा डिमांड कर्व? डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होगा? जब हम इस टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिमांड कर्व। सिंपल सा, ये क्या है? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, जब भी मैं डिमांड शेड्यूल को, इस शेड्यूल को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूं तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व। अब इसमें भी दो चीज आएगी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। यहां पर मैंने कहा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? सिंपल सी बात यह है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जब इंडिविजुअल की डिमांड को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब मार्केट की डिमांड को, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, जब मार्केट की डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे, मार्केट की डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, तो उसको क्या बोला जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व। अब जैसे मैं आपको इसको इंडिविजुअल के कर्व से बना के दिखाऊंगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल से मार्केट डिमांड कर्व बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम, ऐसा ही होता है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या? प्राइस, सॉरी, ये हो गया आपका क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस। अब क्वांटिटी प्राइस में कर देता हूं 5 4 3 2, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब सिंपल सी चेक करते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। अब हम बात करते हैं हमारे 5 प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड है? 1। 5 पर 1 की डिमांड है, 4 पर 2 की, 4 पर हमारे 2 की है, 3 पर 3 की, 4 पर 2 प्राइस पर 4, 2 प्राइस पर 4, फिर 1 पर 5, 1 पर 5। तो हमारा जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये है हमारा डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या बनेगा हमारा? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा? जैसे ये तो जाएगा आपका प्राइस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे 12 तक बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब प्राइस 5 है तो मार्केट डिमांड कितनी है? 4। प्राइस 5 है तो मार्केट डिमांड है आपकी 4 के ऊपर, ये हो गए 4 के ऊपर। ठीक है, जब आपकी प्राइस 4 है तो डिमांड 6 है, प्राइस 4 है तो डिमांड कितनी हो गई? 6 समथिंग यहाँ पर हो गई। फिर आपका कितना है? 3 पर 8, 3 प्राइस पर कितना है? 8, 3 पर है आपका 8, 3 पर 8 है। 2 पर आपका 10, 2 पर है आपका 10, 1 पर है आपका 12। तो इसका जो डिमांड कर्व है समथिंग ऐसा बनेगा। 1 पर कितना है?
12, तो इसका डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। अच्छा, फ्लैटर डिमांड कर्व किसका है? फ्लैटर डिमांड कर्व मार्केट डिमांड कर्व का, क्योंकि मार्केट डिमांड में बहुत सारे लोगों की डिमांड हो जाती है, तो जब प्राइस चेंज होगा तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा क्या होगी? बढ़ेगी। जब प्राइस डाउन होगा तो यहाँ पर देख लो ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, इसलिए जो मार्केट डिमांड कर्व है वो ज़्यादा फ्लैटर है। किससे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। क्या है हमारा? लॉ ऑफ डिमांड। देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस में और क्वांटिटी में, क्वांटिटी डिमांड में क्या है? एक रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर मैं बात करूं कि लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड states that inverse relationship between price and quantity demand is price and quantity demand is price and quantity demanded। मतलब मैं दिखा भी देता हूं कैसे, सिंपल सी, प्राइस क्वांटिटी। अगर आपके पास प्राइस 5 है तो हो सकता है आप अगर 100 यूनिट खरीद लोगे, प्राइस जैसे बढ़ा आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में? प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड, इसकी वजह कहते हैं क्वांटिटी डिमांड। आपने इस प्राइस पर 100 की डिमांड करी है, प्राइस जैसे बढ़ा आपकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक चीज और है, क्या चीज कहते हैं? एक चीज और ऐड करी जाती है इसके अंदर की, एक चीज और है उसमें, अदर थिंग्स रिमेन कीपिंग। एक चीज और जोड़ दो इसमें, कीपिंग अदर थिंग्स, कीपिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहा है, जब गुड्स के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में अगर कोई भी चेंजेस आया तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मींस जो अदर फैक्टर थे, जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इन सब में कोई चेंज नहीं है। टेस्ट में आपका कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम में कोई चेंज नहीं, फ्यूचर प्राइस में गुड्स के कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या? कमोडिटी का खुद के प्राइस से के चेंज होने से उसकी डिमांड में जो भी चेंज आया उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, इसके कुछ अजम्पशंस है। इसके क्या है? कुछ अजम्पशंस है। पहला अजम्पशंस तो कहता है कि इसके अंदर क्या नहीं है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। मतलब कह रहा है कि जो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज। सेम ऐसे ही प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डू नॉट चेंज। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वही जो मिलकर किसी डिमांड को फुलफिल करते हैं। जैसे क्या चीज? टी एंड शुगर मिलके टी की डिमांड को पूरा करते हैं, तो कह रहा है उसके प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहा है इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस, नो चेंज इन
फ्यूचर प्राइस और टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स सेम। मतलब आपने देखे थे जो भी डिमांड होती है वो बहुत सारे फैक्टर की वजह से चेंज होती थी, जिसमें पहला प्राइस था और बहुत सारे थे, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ गुड्स, फ्यूचर प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल कैसा कहता है, सिर्फ प्राइस के चेंज करने से, सिर्फ प्राइस के चेंज करने से अगर उस गुड्स की क्वांटिटी में चेंज हुआ तो उसको आप लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। इसलिए एजम्पशन में है बाकी अदर को आप चेंज नहीं करोगे, सबको कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट यही है कि क्या है, ये एक इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा कह रहा है, देखो दूसरा ये चीज कह रहा है कि ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, नॉट क्वांटिटेटिव। अब इसको समझेंगे क्या होता है ये, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। यहां पे कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है और ये वन साइडेड है। ये क्या है, वन साइडेड। समझते हैं एक एक करके क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें, सिंपल सी, क्या इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, यस इनवर्स रिलेशनशिप। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या रहा, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। मतलब ये बताता है कि प्राइस अगर आपका कम हुआ है ना तो आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। बट ये नहीं बताएगा कि कितनी डिमांड, नंबर्स में नहीं बताएगा, क्वालिटी बताएगा कि बढ़ेगी। या प्राइस बढ़ा दिया तो क्वालिटी है कि उसका डिमांड घटेगी, बट कभी ये नहीं बताएगा कि अगर आपकी इतनी बढ़ेगी। नंबर से बताएगी, आपने प्राइस 5 से 10 कर दिया तो आपकी डिमांड 100 से 50 हो जाएगी। नंबर्स में कभी नहीं बताएगा, ये सिर्फ ये बताएगा कि आपने प्राइस बढ़ाया है तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटाया तो डिमांड बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि आपका, मान लो आपका जो प्राइस था वो 10% से बढ़ गया तो आपकी डिमांड 10% से घटेगी। तो ये कह रहा है नो, कोई रिलेशनशिप नहीं होता कि प्राइस में इतने परसेंटेज का बढ़ गया तो उतने परसेंटेज का ही फिक्स है, कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होता है। लास्ट में कह रहा है वन साइडेड। वन साइडेड किस रिलेशन में कह रहा है, वन साइडेड कह रहा है प्राइस में चेंज होने से डिमांड चेक करेंगे, ना कि डिमांड में चेंज होने से प्राइस को चेक करेंगे। मतलब प्राइस में चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करेंगे, डिमांड, ना कि डिमांड में कोई चेंजेस आया तो उससे प्राइस पे कोई फर्क पड़ा है हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो कह रहा वन साइडेड है। प्राइस को देखो, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंजेस हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास एक लास्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक रह गया है जो कि हमारा क्या, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें 5 ऐसे हैं जिसको हम देखेंगे। पहला कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाले जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होती आएगी, कम होती आएगी। तो आप मेरे को बताओ, जब आप दूसरा गुड्स कब परचेज करोगे, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन तो कम मिलेगा। अब पहले गुड्स के लिए मतलब आपने 10 रुपये खर्च करें पहले गुड्स के लिए, आपने ये यूनिट है, ये प्राइस है, ये टोटल यूटिलिटी है, इससे आपको मिला 20 का सेटिस्फैक्शन, ठीक है। दूसरा आपने गुड्स खरीदा, प्राइस आपको 10 ही देने पड़ेंगे। प्राइस अगर आप 10 दे रहे हो तो क्या आप ये गुड्स खरीदोगे, आप ये गुड्स नहीं खरीदोगे। ये आप गुड्स, दूसरा गुड्स तभी खरीदोगे जब ये आपको कम प्राइस में मिलेगा। कम प्राइस में मिलेगा क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा इस टाइम, जब आपको सेटिस्फैक्शन भी कम मिलेगा तो आप प्राइस क्या करोगे, कम प्राइस पर लेना पसंद करोगे ना। तो ये कह रहा है पहला रीजन ये लॉ ऑफ डिमांड का है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हर
नेक्स्ट यूनिट से आपको जो यूटिलिटी है वो कम होती आती है। दूसरा कह रहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कह रहा है कि भाई अगर आपका दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में, मतलब सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते हैं टी कॉफी, अगर कॉफी के कंपैरिजन में आपका टी का प्राइस कम हुआ तभी तो आप टी की डिमांड को क्या करोगे, ज़्यादा परचेज करोगे। तो दूसरा रीज़न क्या होगा कि अगर सब्स्टिट्यूशन गुड का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड तभी ज़्यादा होगी। अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो उसकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो दूसरा कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड कह रहा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट किस कंपैरिजन में कह रहा है, देखो ध्यान से देखना। इनकम इफेक्ट कह रहा है कि प्राइस के कंपैरिजन में अगर गुड्स का प्राइस कम होगा, पहले गुड्स का प्राइस था 2 रुपये, तो आप खरीद पा रहे थे 10 यूनिट के अकॉर्डिंग 20, जैसे आप क्या करते हैं, पहले आपकी टोटल इनकम 100 रुपये है, पहले 10 रुपये प्राइस था, तो आप कितने यूनिट खरीद पा रहे हो, 10 यूनिट, क्योंकि 10 × 10 100। बट अगर आप प्राइस कम कर देते हैं, अब आप 20 यूनिट खरीद पाओगे। तो ये इनकम इफेक्ट जो बोला ना, ये इनकम इफेक्ट प्राइस के रिलेशन में बोला है कि अगर प्राइस कम होगा तो आपकी इनकम उससे एक तरीके से क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी तो नहीं, बट ऐसा लगेगा बढ़ गई, क्योंकि आप ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर पाओगे या परचेज कर पाओगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका एडिशनल कस्टमर। आप मुझे बताओ, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपके गुड्स पर नए कस्टमर आएंगे, नए कस्टमर आएंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये भी रीजन क्या है, रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस घटा, नए कस्टमर आए, नए कस्टमर आने से डिमांड बढ़ी, तो प्राइस घटते ही आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और लास्ट में डिफरेंट यूजर। डिफरेंट यूजर कैसे, देखो डिफरेंट यूजर, अगर आपका गुड्स, आपका कमोडिटी का प्राइस कम होगा ना, तो उस गुड्स को लोग अलग अलग डिफरेंट यूज में यूज करेंगे। जैसे मिल्क, अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाता है ना, तो उसका जो डिफरेंट जगह यूजेस है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर मिल्क का प्राइस कम हुआ तो लोग उससे क्या करेंगे, कर्ड भी बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे, मक्खन भी बनाएंगे, अलग अलग चीज़, उसकी वैरायटी, स्वीट्स भी बनाएंगे, तो उसके यूजर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये इसका एक क्या है, रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। आई होप ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।